नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड के बड़े पान मसाला व्यापारी जय कुमार सिंघानिया के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। मंगलवार सुबह 2 गाड़ियों से पहुंची अधिकारियों की टीम राजधानी रांची के अपर बाजार से जय सिंघानिया के ठिकानों पर छानबीन कर रही है। इस कारोबारी के एक ठिकाने के बाहर आयकर विभाग की गाड़ी खड़ी है। साथ ही सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान भी तैनात हैं। किसी को भी अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। बताया गया है कि टीम सिंघानिया के कार्यालय की लोकेशन की जानकारी भी जुटा रही है। वहां की लोकेशन मिलते ही दबिश दी जाएगी। सूत्रों की माने तो सिंघानिया के ठिकानों पर करोड़ों का कैश होने की गुप्त सूचना के बाद आयकर विभाग ने छापेमारी की है। बताते चले कि पिछले दिनों कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से आयकर विभाग ने करोड़ों की नगद राशि बरामद की थी। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सोमवार को वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 8,111 करोड़ 77 लाख 15 हजार रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया, जिसमें ग्रामीण कार्य विभाग को सर्वाधिक राशि आवंटित किया गया है। इसके अलावा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों का विभाग, ऊर्जा विभाग समेत अन्य विभागों को राशि आवंटित की गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि मंगलवार को अनुपूरक बजट पर बहस होनी है और सरकार की ओर से मेरे द्वारा जवाब दिया जाएगा। 31 मार्च 2024 तक के लिए किए हैं 8,111 करोड़ 77 लाख 15 हजार रुपये ये किए हैं। अब कल इस पर बहस होगा। बहस में भाग लेंगे माननीय सदस्यगण। सरकार की ओर से जवाब मैं दूंगा। ये क्या दूंगा जवाब, ये कल की बात है। सब आएंगे तो नियम है, संवैधानिक व्यवस्था है। कटौती प्रस्ताव विपक्ष में जो होंगे कटौती प्रस्ताव लाएंगे, उसका जवाब सरकार देगी सरकार की ओर से। पेश हुए अनुपूरक बजट पर कांग्रेस विधायक का कहना है कि राज्य की जरूरत को पूरा करने के लिए ये अनुपूरक बजट पेश हुआ है और इस पर बहस की जानी है। ऐसे में ये राज्य क्या करेगा? किसी तरह से तो यहाँ के लोगों का पेट भरना है, किसी तरह से तो यहाँ के लोगों को मकान देना है, शिक्षा देना है। उसके लिए अपने ज़रूरतों को के अनुसार सरकार ने अपना बजट, अनुपूरक बजट को पेश किया है। तो निश्चित रूप से कल इसमें वाद विवाद होगा, चर्चाएं होंगी और बहुत सारी चीज़ें उभर के कल सामने आएंगी। वहीं विपक्ष भाजपा विधायक का पेश किए गए अनुपूरक बजट पर कहना है कि सदन में पेश हुए इस बजट का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि जनता के हित में कोई कार्य हो ही नहीं रहा। सिर्फ और सिर्फ ये अनुपूरक बजट एक प्रकार से लूट और खसोट के लिए दिखता है। वो देखे नहीं है, लेकिन जो सरकार के काम करने का जो स्टाइल है वो ऐसा लगता नहीं है कि यह बजट कोई बहुत ज़्यादा झारखंड के हित में है या झारखंड के लोगों का इससे कोई भलाई होने वाला है। काम तो अभी हो नहीं रहे हैं। जो पुराने बजट है, जो पुरानी कार्य हैं वो तो पूरे नहीं हो रहे। बजट एलोकेशन है लेकिन बजट खर्चा नहीं हो पा रहा है और फिर से ऐसे में दोबारा बजट। ये मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि सरकार के विभागों में पदाधिकारी नहीं है, काम करने के लिए कर्मचारी नहीं है, कार्य पूरा नहीं हो रहा है, लक्ष्य से सरकार भटक रही है अपने, और अननेसेसरी अनुपूरक बजट। तो ये बजट तो बर्बाद होने वाला है। केवल लूट के लिए इनको पैसे चाहिए, लूट से ज़्यादा तो कुछ है नहीं। वहीं इधर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की पुलिस पार्टी को उड़ाने की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। एलआरपी के दौरान सुरक्षा बलों ने सोनवा थाना क्षेत्र के केदाबुरु जंगल की पहाड़ी क्षेत्र से 3 आईईडी बरामद किए हैं। तीनों आईईडी सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से नक्सलियों ने लगाए थे। बरामद किए गए 5-5 केजी के 2 और 4 केजी के एक आईईडी बम को सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसी स्थान पर डिफ्यूज कर दिया गया। ये बम फट जाते तो सुरक्षा बलों को भारी नुकसान हो सकता था। प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल, मोचू चमन, कांडे, अजय महतो, सागेन, अंगरिया, अश्विन अपने दस्ते के सदस्यों के साथ कोल्हान क्षेत्र में सक्रिय हैं। इसे लेकर 10 अक्टूबर से ही गोइलकेरा और टोंटो थाना क्षेत्र के बीहड़ जंगलों व पहाड़ी इलाकों में एक संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है।
वहीं झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार और राज्य की ज्वलन समस्याओं का अब तक समाधान नहीं कर पाने का आरोप लगाते हुए इस सरकार की विफलता बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य में कड़ी दर कड़ी व्याप्त भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। मरांडी ने इसकी कड़ी निंदा भी की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने हजारीबाग पोशाक घोटाले के मामले में कहा कि डीबीटी के माध्यम से यदि सरकार पोशाक का पैसा खाता में भेज देती तो बच्चों के अभिभावक कुछ पैसा अपने से लगाकर मन मुताबिक अच्छी गुणवत्ता वाले पोशाक खरीद सकते थे, परंतु ऐसा नहीं किया गया। यही वजह है कि इसमें कहीं ना कहीं लूट और लूटने की पूरी योजना दिखाई देती है। हम विपक्षी पार्टियों का सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है कि राज्य में लूट और भ्रष्टाचार चरम पर है, सदन में उसकी चर्चा सर्वप्रथम होनी चाहिए। वहीं झारखंड में जातिगत जनगणना के विषय में बाबूलाल मरांडी का कहना है कि वर्तमान राज्य सरकार यदि जातिगत जनगणना करना चाहती है तो पहले ये बताए कि किस जाति की जनगणना हो चुकी है। दलित और आदिवासी की राज्य में क्या स्थिति है, ये किसी से नहीं छुपा है। वर्तमान समय में आदिवासियों की जमीन झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री स्तर पर धड़ेले से लूटी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा जमीन की लूट पूरे राज्य स्तर पर देखी जा रही है। कपड़े सही नहीं मिल रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि भाई अगर ये डीबीटी के माध्यम से पैसा भेज देता तो निश्चित रूप से माँ बाप और 100-200 टका लगा करके अच्छा ही कपड़े लोग खरीदते, लेकिन ये तो 100-200 टका बचाने के चक्कर में, कमीशन के चक्कर में जो खरीदना और वो भी घटिया माल खरीदना, वो साफ दिखता है। भाई इससे तो अच्छा है कि वो नहीं देते। यानी ये पूरा लूट और लुटाने की पूरी योजना हेमंत सोरेन बनाए। सदन में क्या उठाएंगे ये मामला? नहीं सर, सदन में ही तो उठ रहा है। अगर सदन के बाहर हमारे विधायक यहाँ बैठे हुए हैं और एक विधायिका यहाँ बैठी हुई छतरपुर में निबंधन कार्यालय को खोलने से संबंधित है, तो ये सदन का ही मामला है। यहाँ अगर बैठे हुए वहीं बाबूलाल ने आगे कहा कि सरकार राज्यवासियों के लिए स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधा मुहैया कराने में विफल रही है। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में कुपोषण से नौनिहालों की जान जा रही है, पर वर्तमान राज्य सरकार को उनकी कोई चिंता नहीं दिखती, बल्कि राज्य के भ्रष्टाचारियों को बचाने और प्रवर्तन निदेशालय के नोटिस से बचने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री इधर उधर भाग रहे हैं। ये आप तो कह रहे हैं ना कि जो हालत यहाँ बनी है, सरकार को कहाँ चिंता है। अस्पताल में ऑक्सीजन हो या क्या बोलते हैं एम्बुलेंस में ऑक्सीजन हो या स्वास्थ्य सेवा ठीक हो। आप तो देख रहे हैं कि उनका क्षेत्र लिट्टी पड़ा सुंदर पहाड़ी जो जेएमएम का गढ़ रहा है, जहाँ से ये लोग आज भी जीतते रहे हैं। आज मुख्यमंत्री वहाँ लोग मलेरिया से बच्चे मर रहे हैं। उस क्षेत्र में ये जाने का नहीं, कहता है सरकार आपके द्वार जाने में कहाँ जा रहे हो। हम तो गए थे उन क्षेत्रों में, 2-3 गांवों में जा कर के मैंने देखा बच्चे क्यों मर रहे हैं, बूढ़े क्यों नहीं मर रहे हैं। इसका एकमात्र कारण है कि लोगों को, बच्चों को ये पोषाहार नहीं मिल रहा है। जो महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को जो भोजन मिलता है पोषाहार आंगनबाड़ी केंद्र से, वो भी नहीं मिल रहा है। तो बच्चे जो है कमज़ोर पैदा हो रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, कुपोषण का शिकार है। तो छोटी सी कोई बीमारी, सर्दी भी होता है तो उसको वो झेल नहीं पाते वो सारे बच्चे, और इसलिए आप देखेंगे जितना जो मृत्यु हुई है बच्चों की मृत्यु हुई है, छोटे बच्चों की हुई है। तो इसलिए हमने कहा कि सरकार को इसकी कहाँ चिंता है। ये तो दलालों को बचाने में लगी हुई है, भ्रष्ट अफसरों को बचाने में लगे हुए हैं। ईडी नोटिस दिया तो बचने के लिए यहाँ से वहाँ भागे फिर रहे हैं। तो अब तो हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री रहना कोई मतलब नहीं रह जाता है। और झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने मुद्दों को लेकर सदन शुरू होने से पहले सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन करते दिखे, जहां सत्ता पक्ष के विधायक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के आदिवासियों को ठगना बंद करो विषय पर प्रदर्शन करते दिखे। वहीं दूसरी ओर झारखंड की विपक्षी पार्टी नियोजन नीति सहित अन्य और मामले पर वर्तमान राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे सत्ता पक्ष के कांग्रेस विधायक का कहना है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार दमनात्मक कार्रवाई कर रही है, ये काफी निंदनीय विषय है।
प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार गरीब, आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक के घरों में बुलडोजर चला रही है, जनता के सेंटिमेंट के साथ खेल रही है। कांग्रेस पार्टी हर वो जुल्म, हर वो गरीब के साथ हम लोग खड़े रहते हैं। मैं उनका विधायक हूँ, हम लोग उनके साथ खड़े हैं और हम लोग के रहते जुल्म नहीं हो सकता है, जुल्म सहन नहीं कर सकते हैं। झारखंड में इसकी चिंता है हम लोग देखते हैं, लोग हमसे पूछ रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं। हमने कहा कि नहीं, हम लोग आपके साथ खड़े हैं और जरूरत पड़ेगी हम लोग भी जा सकते हैं उत्तर प्रदेश इसको रोकने के लिए। वहीं नियोजन नीति मुद्दे पर वर्तमान राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही विपक्षी भाजपा विधायक का कहना है कि वर्तमान राज्य सरकार युवाओं के प्रति सजग नहीं दिख रही है और युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे पर विफल है। झारखंड सरकार आज युवाओं को ठगने का काम कर रही है। 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नियोजन नीति स्पष्ट नहीं है, जिसके कारण आज युवा सड़कों पे है, लोग धरना दे रहे हैं, लेकिन उनको उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा, उनका हक नहीं मिल पा रहा। तो कहीं न कहीं हमें लगता है कि इस प्रकार सरकार आज भी सीधे साधे भोले भाले नौजवानों के भविष्य को अंधकार में लटकाना चाहती है। देखिए, ये इनका सिर्फ लोगों के ऊपर आईवाश है। हम लोगों ने खुद सपोर्ट किया। आपको अधिकार है, आप यहाँ विधानसभा से पारित कर दीजिए ना और स्पष्ट नियोजन नीति लगा दीजिए। आज युवाओं को जो रोड पे खड़े कर दिए हैं, उनके भविष्य को अंधकार में लटका दिए हैं और लोगों को केवल बरगलाते रहते हैं। अब झारखंड के लोग अब इतने इनके बोलने से आज बरगलाने वाले नहीं है, दिग्भ्रमित होने वाले नहीं है। अब उनको सरकार की नीति स्पष्ट पता चल गई। वहीं झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन झारखंड के हजारीबाग जिले में पोशाक घोटाले के मामले को लेकर विपक्षी भाजपा के स्थानीय विधायकों द्वारा सदन के बाहर बैनर, पोस्टर और पोशाक सहित विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन कर रहे हजारीबाग विधायक का कहना है कि वह हजारीबाग समिति द्वारा कुछ जिलों में बिना किसी टेंडर के स्कूली पोशाकों की आपूर्ति की गई है, जिसकी गुणवत्ता, उत्कृष्टता नगण्य है, जो कहीं ना कहीं कमीशन खोरी और पोशाक में हुए घोटाले को दर्शाता है। इस घोटाले की अनुमति राशि लगभग 12 करोड़ की है, जिसके विरोध में भाजपा विधायकों ने शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन के बाहर जमकर हंगामा व विरोध प्रदर्शन किया। विधायकों ने सत्ता पक्ष से मामले की जांच करने व उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। स्कूल के बच्चों को ठगने का काम जो है ये किया गया है। सरकार का गाइडलाइन था कि या तो पैसा डीबीटी के माध्यम से डायरेक्टली उनके खाते में जाना है, और अगर डायरेक्टली नहीं जाता है तो कोई अगर लोकल बुनकर समिति है जो कि इतने बड़े मात्रा में बनाने में सक्षम है तो उसको दिया जाना था। हजारीबाग में और हमको पता चला कि कुछ अन्य जिले हैं जैसे लोहरदगा है, गिरिडीह है, धनबाद है, यहाँ पे क्या किया गया है कि किसी बिना टेंडर के, बिना किसी ये के प्रतिस्पर्धा के अपने मन मर्जी से हजारीबाग में एक लोहरदगा के एनजीओ को और एक चरही के एनजीओ को दे दिया गया, जिसने क्या किया, बाजार से खरीद करके एक शब्बीर इंटरप्राइजेस बोल करके कंपनी ये है, एक ट्रेडर है, उससे खरीद करके और ये जो है इसकी आपूर्ति की गई। वहां तक भी चलिए ठीक था, लेकिन आप देखिए इस कपड़े को देखिए जरा, ये एक बार धुला हुआ ये पूरा तार तार हो गया है, इसमें ऊन का एक अंश भी नहीं है, ये धागा है प्योरली। इसका ये देख लीजिए ये कैसे रिंकल आ गया इसमें एक बार धोने के बाद में। ये कपड़ा आप देख सकते हैं कि कैसे एक बार छूने के बाद इसको फील करके देखिए, इसका रोवर हुआ उखड़ गया, इसका पूरा सिलाई खुल गया है। आप बच्चों का ये देख सकते हैं कि बड़ा साइज का आपूर्ति किया गया जो बच्चा पहन ही नहीं सकता, या तो बड़ा है या छोटा है। तो कुल मिलाकर के जो बेहतर ऑप्शन आपके पास था कि डीबीटी के माध्यम से आप सीधे उनके खाते में दे सकते थे पैसा, आपने नहीं दिया। अब प्रश्न उठता है कि क्यों नहीं दिया, तो उसका जवाब है जो इस झारखंड में चल रहा है कमीशन खोरी का खेल, उसी कमीशन खोरी के चलते जो है इसको पूरा घटना को अंजाम दिया गया है। ये हजारीबाग जिले में 1,72,000 बच्चों के साथ जो है 12 करोड़ रुपए का ठगी का ये मामला है। आपसे आग्रह करेंगे कि आपके माध्यम से जो है ये पूरा प्रसारित होना चाहिए ताकि इस पर कार्रवाई हो सके। पेंटिंग के क्षेत्र में रांची की एक महिला ने विश्व स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 4 देशों के बीच हुई प्रतियोगिता में महिला ने आर्ट एक्सीलेंस अवार्ड अपने नाम कर झारखंड को एक अलग पहचान दिलाई है।
राजधानी रांची की रहने वाली पिंकी रे ने दिल्ली में आयोजित आर्ट कंपटीशन के दौरान मेक्सिको, थाईलैंड, रोमानिया और भारत के कई कलाकारों को पीछे छोड़ते हुए आर्ट एक्सीलेंस अवार्ड अपने नाम किया है। वैसे तो पिंकी वकालत से जुड़ी पेशा में है, पर अपने बचपन के शौक पेंटिंग को हर पहलू और परिस्थिति में सजोए रखा और वैश्विक महामारी कोरोना काल के समय आपदा काल को अवसर के रूप में लेते हुए अपने शौक पेंटिंग की कला को और भी निखारा। इस क्षेत्र में एक अच्छा मुकाम हासिल करने के प्रति काफी तत्परता और तन्मयता के साथ लगी रही, जिसका परिणाम रहा कि उन्हें 4 देशों के बीच हुई प्रतियोगिता में आर्ट एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया। आध्यात्मिक एवं सनातन संस्कृति आधारित थीम को बेहद ही आकर्षक रूप से कैनवस पर कलर बिखेरने वाली पिंकी घर में परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ जोड़कर संयुक्त परिवार में रखने का भी काम करती हैं। मुझे आर्ट एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। ये 15 नवंबर को त्रिवेणी कला संगम में आयोजित हुआ था और इसे आयोजित किया था कलर्स एंड कैनवस कोलकाता के ऑर्गेनाइजर्स ने, और बहुत सारे देशों ने इसमें पार्ट लिया था, लेकिन 4 कंट्री से मैक्सिको, थाईलैंड, रोमानिया और इंडिया, इसमें से कुछ लोगों को चुनकर आर्ट एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया था। मैं अकेली झारखंड से अपने राज्य को प्रस्तुत मैंने किया है वहाँ पे, और मुझे ये मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है कि मैंने अपने राज्य का नाम रोशन किया है। सिर्फ अपने सिटी का ही नहीं, बट पूरे झारखंड प्रदेश का नाम ऊंचा रखा है, और मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी मैं ऐसा कर पाऊँ। अपने राज्य के आर्ट और कल्चर को मैं और आगे ले जा सकूं मेरे आर्ट के द्वारा। वहीं पिंकी का मानना है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने में केंद्र सरकार काफी प्रयास कर रही है। ऐसे में महिलाओं को भी अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के बारे में सबसे बड़ा मेरा एक लक्ष्य है कि उनको एक जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट मेन है देवी दुर्गा को लेके, जो शक्ति की स्वरूपा है। तो उनके अंदर कितना पावर है, कितनी पावरफुल है वो, और वही पावर हम सभी स्त्रियों में है, पहचानने की ज़रूरत है। और ये जो हमारी सरकार इसमें हमारी बहुत मदद कर रही है, हमें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए मुझे लगता है। और सरकार इतना सपोर्ट दे रही है हमें, तो हमें भी उस सपोर्ट को लेते हुए और आगे बढ़ना चाहिए। हर महिला को शिक्षित होना चाहिए। मेरी बेटी है और मैं भी उसको वही बोलती हूँ कि मतलब अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और आगे कैसे बढ़ना है उसको, मतलब जिससे कि अपना देश का नाम, अपना राज्य का नाम और आगे बढ़ा सकते हैं। और सरायकेला जिले के आदित्यपुर हथियाड़ी में जमीन अधिग्रहण के मामले पर ग्राम सभा के बैनर तले ग्रामीणों ने जिला संग्रहालय के सामने घंटों प्रदर्शन किया और फुटबॉल मैदान कंपनी को अलॉट किए जाने का विरोध किया। अखिल भारतीय आदिवासी मूलवासी रक्षा मोर्चा मुख्य सलाहकार सह अध्यक्ष संग्राम माडी, माझी बाबा शंभू माडी एवं ग्राम प्रधान रतनलाल महतो के नेतृत्व में लगभग 500 से भी अधिक पारंपरिक हथियार से लैस ग्रामीण महिला पुरुषों ने सोमवार को जिला संग्रहालय पर धावा बोला और जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक सह आंदोलनकारी सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि हथियाड़ी गांव में संविधान के विरुद्ध कार्य किया गया है, जिसमें जिला प्रशासन पूरी तरह से दोषी है। बिना ग्राम सभा के अनुमति से गांव के फुटबॉल मैदान को कैसे किसी कंपनी को अपना उद्योग लगाने की अनुमति जिला प्रशासन दे सकता है? यह सरासर नाइंसाफी है। इस मामले में विधायक से आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन भी चुप्पी साधे हुए हैं, इसीलिए वे भी इस मामले में उतने ही दोषी हैं। आने वाले चुनाव में उन्हें इस भूल का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की आग अभी शांत नहीं हुई है। इस मुद्दे को लेकर 20 दिसंबर से पुनः हथियाड़ी में धरना पर बैठने की तैयारी है। मौके पर अखिल भारतीय आदिवासी मूलवासी रक्षा मोर्चा मुख्य सलाहकार सह अध्यक्ष संग्राम माडी ने कहा कि धारा 144 लगाने के नाम पर जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीणों के साथ छल किया गया है। उन्होंने कहा कि धारा 144 निरोधात्मक कार्रवाई के लिए लगाया जाता है। धारा 144 के लगे होने के बावजूद कंपनी द्वारा जमीन पर अपनी बाउंड्री कार्य चलाया जा रहा है। ये कैसी नाइंसाफी है? जहां समस्या ग्राम हथियाड़ी ग्राम सभा का है और जियाडा द्वारा उस हथियाड़ी ग्राम सभा का अंतर्गत जो भूमि है जबरन अतिक्रमण के संदर्भ में आज जिला कार्यालय परिसर के समक्ष उपायुक्त महोदया द्वारा
भारत के राष्ट्रपति महामहिम महोदया जी, राज्यपाल महामहिम झारखंड सरकार एवं अध्यक्ष महोदय केंद्रीय वन मंत्रालय के नाम स्मरण मांग पत्र सौंपी गई। आज उपायुक्त महोदय छुट्टी में है, उनके उपस्थिति में डीडीसी महोदय जी को ज्ञापन सौंपी गई। और उधर मुसामनी में किसानों द्वारा धान के डस्ट को खेत में ही जलाने की परंपरा को खत्म करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया था। जलाने की परिणाम स्वरूप इस परंपरा में वर्ष 2023 में भारी कमी आई थी। मुसामनी के ग्रामीण इलाकों में मशीन द्वारा धान की झड़ाई आज से 4-5 साल पहले शुरू हुई थी। उस वक्त किसान अपने खेतों में ही मशीन से धान की झड़ाई के बाद पराली को जला दिया करते थे, जिससे वातावरण को काफी हानि होती थी। इस परंपरा को देखते हुए ग्रामीण इलाकों के कुछ किसानों ने इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाया, जिससे दिन प्रतिदिन पराली जलाने की परंपरा में कमी आई। इस वर्ष ना के बराबर किसानों ने पराली जलाया है। ज्यादातर किसान बचे हुए पराली को मशरूम की खेती करने या मवेशियों को खाने के लिए सुरक्षित रखे हैं। इस संबंध में किसान मित्र मातू माडी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पराली जलाने की परंपरा में कमी आई है। पराली जलाने से किसानों को कोई फायदा नहीं है, बल्कि पर्यावरण को इससे काफी नुकसान होता है। जागरूकता अभियान चलाने से किसानों में समझ आई है। अब किसान पराली को अपने घर में सुरक्षित रखकर उसे मवेशी को खिलाने या फिर मशरूम उगाने के प्रयोग में ला रहे हैं। ये मशीन आके हम लोगों का काम को सहूलियत कर दिया है। तो लोगों में 4-5 साल पहले ये जो पराली बचती थी उसको वहीं पर जला दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने ये महसूस किया है कि पराली जलाने से हमें कोई फ़ायदा तो बहुत नहीं हो रहा है। तो लोगों ने उसको भी इकट्ठा करना ज़रूरी समझा है। कुछ किसान जो है उसको मशरूम में कर रहा है, या फिर कुछ किसान जो है इसी पराली को घर में जाकर सुरक्षित कर रहा, जो अपना मवेशी है उनके लिए वो खाने का व्यवस्था कर रहा है जो गर्मी के दिनों में। और दूसरी बात है, ये पराली जलाने से ये तो हमारी जो प्रदूषण तो फैलेगा ही, साथ ही किसान को कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए आज ये एक अच्छी संकेत है कि लोगों ने पराली जलाना बंद तो लगभग नहीं किया है, लेकिन फिर भी लोगों में धीरे धीरे ये जागरूकता आई है कि पराली को ना जलाया जाए। उधर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गमरिया प्रखंड के कांडरा पंचायत के HCVM स्कूल मैदान में पंचायत स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने भाग लेकर योजनाओं का लाभ उठाया। शिविर का शुभारंभ प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण कुमार, अंचलाधिकारी गिजेंद्र टूटी, मुखिया शंकरी सिंह ने संयुक्त रूप से विधिवत दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण कुमार ने कहा कि सरकार ने आम जनता तक सरकार की सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस मौके पर विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी तथा योग्य लाभुकों का आवेदन प्राप्त किया गया। वहीं दर्जनों लाभुकों को ऑन द स्पॉट सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने ये कार्यक्रम चला रहे हैं और सभी विभाग का स्टॉल लगा हुआ है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं और अपना आवेदन दे रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं। फॉर्म भरने के लिए हमारा हेल्प सेक्टर भी है और वहाँ पे प्रत्येक स्टॉल पर लोग जो नहीं भर पाते हैं उनका फॉर्म खाली दे के भरवा दिया जाता है, मदद करके वहीं पे फॉर्म भरवा दे रहे हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।